नमस्कार विद्वान साथियों, मैं उपेंद्र चौधरी, लेखक एवं प्रवक्ता, मानस पब्लिकेशन जयपुर आपका स्वागत करता हूँ। साथियों, वर्तमान समय में मेरी पोस्टिंग राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय पगवाड़ा कला में लेक्चरर पोस्ट पे है। और साथियों, जैसा पुरानी पेंशन स्कीम की घोषणा की है तो हमारे सभी साथियों में जोश है, खरोश है, सब खुश है। और वास्तव में ये एक हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का एक सराहनीय कदम है। और ये मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये भविष्य में जाकर एक इतिहास बनाएगा और पुरानी पेंशन योजना सभी राज्यों में लागू होगी, ऐसा मेरी उम्मीद है। तो साथियों, सबसे पहले बहुत सारे YouTube पे वीडियो आप देखेंगे तो उसमें यह है कि क्या कोई राज्य सरकार पुरानी पेंशन योजना बिना केंद्र सरकार की सहमति से लागू कर सकती है? तो मैं ये कह रहा हूं 101% कर सकती है, क्योंकि राज्य सूची में ये विषय है। जैसे संविधान में केंद्र और राज्य के मध्य जो शक्तियों का बंटवारा किया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, तो ये जो राज्य के कर्मचारियों को पेंशन देने की योजना है वो राज्य सूची में 42 नंबर पॉइंट पर दी गई है। तो ये राज्य सरकार पूर्णतः स्वतंत्र है, वो एनपीएस यानी कि न्यू पेंशन स्कीम अपनाती है या ओपीएस पुरानी पेंशन योजना। तो साथियों, मैं बता दूं, आज के समय में केवल और केवल एकमात्र राज्य पश्चिम बंगाल है जहां आज भी पुरानी पेंशन योजना लागू है। कुछ राज्यों ने प्रयास किए, इसमें राजस्थान सरकार ने घोषणा कर दी, और राजस्थान सरकार ने जो घोषणा की है वो अगले वर्ष मतलब वित्त वर्ष जो बजट में घोषणा की है, बजट का इंप्लीमेंट जो होता है वो अगले वित्त वर्ष से होता है, यानी कि ये हो जाएगी 1 अप्रैल 2001 4 यानी कि अप्रैल और 2022 से ये पुरानी पेंशन योजना राजस्थान सरकार की स्टार्ट हो जाएगी। तो जो वर्तमान में सर्विस में है वो तो ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं राज्य सरकार जो इससे पहले जो रिटायर हो चुके और वो जो इस नई पेंशन योजना का दंश झेल रहे हैं, जो प्रबोधक है, जो साथी हमारे 2004 में की भर्ती में 2005 में पोस्टिंग हुई थी, और बहुत सारे साथी ऐसे थे जो लगभग 40 प्लस के भी लगे थे। कुछ साथी तो ऐसे थे जो 43, 44 और लास्ट 45 साल के भी लगे। तो मैंने एक आधार लिया 2021 में जो प्रबोधक रिटायर हो चुके हैं और जो थर्ड ईयर टीचर जो 2004 में लगे थे वो रिटायर हो चुके, उनकी पेंशन वर्तमान में तो एनपीएस में उनको 2000 से लेके 3000 रुपए के बीच में मिल रही है। बहुत अन्याय है। जो नौकरी करते समय जो उनको लगभग 50,000 से ऊपर वेतन मिल रहा था और उनको पेंशन के रूप में 2 या 3,000 रुपए मिलना। तो कुछ साथी मेरे ऐसे हैं जो प्रबोधक भी हैं, व्यक्तिगत भी मैं उनको जानता हूं, उनका क्या वेतन है। जो थर्ड ग्रेड टीचर रिटायर हो चुके उनका क्या वेतन है, उसका हम तुलना अगर सरकार इनको शामिल कर लेती है। मेरा मानना है कि जब पुरानी पेंशन स्कीम्स को लागू करेगी तो सभी कर्मचारियों को उसमें शामिल करेगी, तो उनको कितना फायदा होने वाला है और उनके लिए। और फिर जब ये गणना मैं आपको बताऊंगा तो आप अपनी श्रम की भी गणना कर पाएंगे
कि हमारी पेंशन क्या होगी, क्या सूत्र है पुरानी पेंशन योजना को तय करने का। लेकिन साथियों एक बात और, हमारे जो न्यू पेंशन स्कीम में थे साथी, बहुत सारे साथी उसमें परेशानी में आने वाले हैं, वो साथी जो विदाउट पे रहे हैं। विदाउट पे यानी कि पुरानी पेंशन स्कीम में सर्विस ब्रेक माना जाता है, तो जिस टाइम विदाउट पे रहे वो अपनी सर्विस की गणना उससे आगे से ही करें, ना कि प्रथम जो नियुक्ति तिथि है उससे। तो अब साथियों शुरू करते हैं, और मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर समझाना चाह रहा हूं कि भाई एक प्रबोधक जो सेवानिवृत्त हो चुका है, उनकी कितनी पेंशन बनेगी, जिन्हें अब वर्तमान में 1800 से 2000 रुपए मिल रही है, या 2005 में नियुक्त तृतीय श्रेणी कर्मचारी अध्यापक को कितनी पेंशन मिलेगी, जो 2021 में रिटायर हो चुके उनका भी, और जो अब कार्यरत है उनका भी हम तय करेंगे, बताएंगे आपको कितनी पेंशन बनती। तो साथी देखिए, एक प्रबोधक जो अगस्त 2021 में सेवानिवृत्त हो चुकी है, ये मेरे एक जानकार साथी हैं, तो उसका मैं बता रहा हूँ। उसको एनपीएस के तहत मात्र 1800 से 2000 रुपए प्रति माह मिल रही है पेंशन। अगर राज्य सरकार उनको पुरानी पेंशन योजना में शामिल कर लेती तो उनकी पेंशन की गणना की होगी। सेवानिवृत्ति के समय उनकी बेसिक थी 45,100 रुपए। सेवा काल की अवधि 13 साल। 13 साल कैसे मानी है कि 2008 में उनको प्रबोधक में स्थायी रूप से माना था, तो 2008 से लेके और 21 में रिटायर हो गए, तो 13 साल उनकी। अब पूरी पेंशन 100% पेंशन बनने का नियम है कि मिनिमम 28 साल की सेवा अनिवार्य है। और साथ ही ये भी हमारे लिए एक अच्छी बात है, नहीं तो इससे पहले 33 साल थी। तो अब इनकी जो पेंशन है वो आनुपातिक रूप से बनेगी। 28 साल पूरे होते तो 100% यानी कि 23,100 का आधा कर दो आप सीधा बेसिक, और उस पे डीए मिल जाता। लेकिन अब चूंकि इन्होंने 13 साल पूरी की है, तो उसका एक अनुपातिक सूत्र निकालने का एक सूत्र है, तो उसमें यह है कि 28 साल सेवा पूरी होनी चाहिए, तो 2 गुना कर दिया। जितनी सेवा काल है उसको 2 गुना कर दो, बटे में जो सेवा होनी चाहिए 28 उसको, तो जो सेवा, तो देखो सेवा काल को 2 गुना कर 56 का भाग देकर, यानी कि सेवा काल 13 साल है तो 26 कर दो, और 28 है भाग भी 56 का दे रहे हैं, 28 दूनी 56 गुणा 100 कर दो, तो वो प्रतिशत निकल जाएगा। तो अब इनके मैटर में जैसे ये थोड़ा सा अशुद्ध होगा, कोई बात नहीं, इसको छोड़िए। आप देखिए कि 26 का तो मतलब क्या है कि 13 गुणा 2, और 56 का मतलब क्या है 28 गुणा 2। ये स्टार का मतलब यहाँ गुणा है, तो यहाँ मैंने ये कर दिया आपको 26/56 गुणा 100, तो 46.43% निकलता है। तो यानी कि इनकी पेंशन 100% ना बनकर 46.43। तो अगर ये 28 वर्ष सेवा काल करते तो सीधा सीधा वही है 45,100 का आधा हो जाता, लेकिन वो नहीं हुआ। तो अब इनका 13 वर्ष है, तो इसका बेसिक बनेगा 10,470। कैसे बनेगा, तो ये 46.43% बटे 100 गुणा 22,550, तो उसका ये 46% 22,550 का 10,470 बनता है। तो इस तरीके से ये तो बेसिक हो गया, ये बेसिक हो गया। अब इस पे वर्तमान में 31% डीए चल रहा है, वो मिलेगा। तो हम सीधा सीधा ये मान लें लगभग 3500 रुपए के करीब
वो डीए हो जाएगा, तो लगभग इनको 14,000 के करीब राउंड फिगर में मान लेते हैं ये इनको पेंशन मिलेगी। अब आगे एक थर्ड के टीचर जो 2005 में सीधी भर्ती से लगा और उसका क्या वेतन होगा, उसमें और इनमें फर्क हो गया, क्योंकि अब इनका बेसिक ये था, लेकिन जो थर्ड ग्रेड टीचर रिटायर हुआ, क्योंकि 2005 से उनको स्थायी मान लिया तो 3 साल वो पहले हुए, तो उनका बेसिक जो मैंने देखा है पे मैट्रिक्स के हिसाब से, आपको पे मैट्रिक्स दिखा दूं ये आपको, तो उनका पे मैट्रिक्स के हिसाब से जो चल रहा है वर्तमान में, मेरे एक साथी हैं उनका भी मैंने देखा था, तो उनका जो L11 में ये 52,300 ये चल रहा है 2021 में। तो अगर वो रिटायर हो गए तो उनको भी लगभग 3,000 के आसपास पेंशन मिल रही है। तो अब देखिए, अगर अब हम उनका इसी फॉर्मूले से तय करें, जैसे 52,000 उनकी बेसिक क्या है, 52,300, अब इसका आधा हो गया 26,150, 26,150। अगर ये तो 28 साल पूरी करते तो इनको ये बेसिक बनता, लेकिन इन्होंने सर्विस की है कितनी, मैं 2005 में लगे 21 में रिटायर हो गए, तो 16 साल कितनी की है, 16 साल, तो 16 का दूना 32 भाग 56 गुणा 100, ये प्रतिशत निकल आएगा अब हमारे सामने कि भी इसका कितना प्रतिशत पेंशन बनेगी। अब इसमें ये बात तय हो जाएगी कि भी जैसे फॉर्मूला हमने तय कर लिया बेसिक बनाने का, बेसिक बन गई तो वो पेंशन बन जाती है। तो 32 भाग 56, 56 यानी कि 28 का गुणा 2 है, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो 57.14 आता है, यानी कि इनकी जो वेतन जो बनेगा 57.14। अब 57.14 किसका निकलेगा, 26,150 का। तो अब देखिए 57.14 बटे 100 और गुणा में 26,150। तो साथियों, इस तरीके से हमें गणना की पद्धति आनी चाहिए। हम किसी भी कर्मचारी का तय कर सकते हैं, और इनका बेसिक बनेगा साथियों गणना करने में, मैं कैलकुलेटर में गणना करने लगा था, तो ये आएगा 14,942।
जो इनको मात्र 3,000 के करीब मिल रही थी पेंशन, अगर पुरानी पेंशन स्कीम में ये शामिल कर लेते हैं तो 14,942 इनकी बेसिक, और इस पर 31%। अब इसका 31% वर्तमान में जो चल रहा है उसी को निकाल लेते, 31/100, ये जो डीए है 14,942। अब साथियों मैं 1 मिनट कैलकुलेट कर लेता हूँ, आप समझ गए होंगे गणना, तो मैं बताता हूँ आपको कितना निकलता है। ये 4632 रुपए, 4632 ये डीए हो जाता है। ये डीए हो गया, तो इनकी पेंशन बन जाएगी ये 9 से 15 और 9 और लगभग 19,500। तो साथियों ये आपने समझा। अगले वीडियो में मैं आपको ग्रेजुएटी क्या होती है, कम्युनिटी क्या होती है, और लगभग अब जो सेवारत कर्मचारी हैं आगे जब सेवानिवृत्त होंगे तो उनकी क्या पेंशन बनेगी, इसके बारे में मैं आपको व्याख्या सहित समझाऊंगा। तो साथियों उम्मीद है कि आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ गई होगी कि सेवानिवृत्ति के समय कैसे बेसिक तय होती है। अगर 28 वर्ष आपकी पूरी हो रही हैं तो सीधा सीधा जो बेसिक है उसको आप आधा कर लेना, वो आपकी बेसिक बन जाएगी, और जो डीए होता है वो आपका डीए मिलेगा। एचआरए सेवानिवृत्ति के बाद नहीं मिलता है। तो साथ ही उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी मददगार, समझने में मदद करेगा, और अगर आपको अच्छा लगे और इसी प्रकार की अपने से संबंधित वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद सर।